Hello students, so we are starting with the next chapter of secretariat practice, that is chapter number 5, deposits. So this year in secretariat practice we are only looking at different method how a company can raise its funds. हम लोग ने कुछ चैप्टर्स में पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा how a company can issue their shares, their debentures, different types of shares, different types of debentures, how can they can raise money from public, from private company, okay, from GDR, ADR, ये सब क्या होता है, किस तरीके से कंपनी फंड्स रेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग इस साल के सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस में देख रहे हैं. ओके, सो एक और टाइप है, एक और मेथड है ऑफ रेजिंग फंड, दैट इज डिपॉजिट. एंड कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, पैसे ले सकती है ईदर फ्रॉम पब्लिक, ओके, और फ्रॉम इट्स ओन मेंबर, कंपनी के ही मेंबर से वो कुछ पैसे ले सकती है या फिर पब्लिक से, नॉर्मल पब्लिक से जाके पैसा ले सकते हैं. इट इज़ अ चीपर मोड, ओके, इट इज़ अ चीपर मेथड टू रेज फंड्स, क्योंकि बाकी सब शेयर्स या डिवेंचर्स अगर इशू करना रहता है कोई भी कंपनी को तो उसमें काफ़ी सारे पैसा कंपनी के खर्च होते थे, बिकॉज एडवर्टाइजिंग, अंडरटेकिंग, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करना रहता है, बैंक में अलग अकाउंट खुलवाना रहता है, हम लोग को MCA और ROC, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क करने रहते हैं, तो उसमें कंपनी के काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं. बट इट इज़ चीपर, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना काफ़ी चीपर होता है कंपनी के लिए, काफ़ी सारे पैसे सेव हो जाते हैं कोई भी कंपनी के. And moreover, there is no dilution of control as it is a type of short-term loan taken by the company. हम अगर हम लोग ने देखा होगा तो जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाता है, शेयर होल्डर्स के हाथ में चला जाता है. बट वेन एवर अ कंपनी इज इशूइंग और अ कंपनी इज टेकिंग डिपॉजिट फ्रॉम अ पब्लिक, देर इज नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल. इट मीन्स द कंट्रोल फ्रॉम द कंपनी इज नॉट गोइंग इन टू एनीबडी एल्सेस हैंड्स. ओके, डिपॉजिट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय अ कंपनी. एक छोटे टाइम के लिए कोई लोन लिया जाता है, वैसी तरीका का डिपॉजिट होता है व्हेनेवर अ डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड बाय अ कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक. ओके, हाउएवर डिपॉजिट कैन बी रिस्की. वैसे तो डिपॉजिट रिस्की होता नहीं, बट डिपॉजिट कैन बी रिस्की इन केस वेयर द कंपनी इज डिफॉल्टिंग इन रीपेइंग इट्स डिपॉजिट्स. ओके, सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ ही लिया होगा. सो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले, क्या पढ़ने वाले. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न विच कंपनीज कैन कलेक्ट डिपॉजिट. इट मीन्स कौन सी कंपनी के क्या एलिजिबिलिटी, क्या कंडीशंस होते हैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने से पहले, टर्म्स एंड कंडीशन टू बी फुलफिल, किस तरीके से वो क्या कंडीशन रहते, क्या क्लॉजेस रहते कंपनी के सामने कि किस तरीके से वो अपने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं. एंड देन व्हाट इज द प्रोसीजर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम ईदर मेंबर और द पब्लिक. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती हैं डिपॉजिट. सो फर्स्ट इज जो कि नॉर्मल टर्म है कि ऑल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट, मतलब कुछ कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती. फर्स्ट इज बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ओके, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है बट दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर लाइसेंस ऑफ डूइंग बैंकिंग बिजनेस. ठीक है ना, ऐसी कंपनी को हम लोग कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं लेकिन फाइनेंस का लाइसेंस है. नेक्स्ट इज अ हाउस फाइनेंस कंपनी, जो हाउसिंग लोन्स के लिए देते हैं, जैसे कि म्यूथूट फाइनेंस हो गया एक्सेट्रा. एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट, हमको कहता है कि सच अदर कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई. पहली ये 3 कंपनी के तो अलाउड ही नहीं है कि डिपॉजिट ले सके. नेक्स्ट है अगर कोई भी कंपनी जिसको गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है दैट दे कैन नॉट टेक डिपॉजिट, मतलब उन लोग भी नहीं ले सकते. और उसके अपार्ट दे हैव टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 of Companies Act 2013. Okay, next is B, companies acceptance of deposit rules 2014 and directives issued by Reserve Banks of India regarding acceptance of deposits. Okay, directives का मीनिंग होता है ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन. तो जो भी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रोकेगी कि अरे तुम तो ले ही नहीं सकते, हम आपको रोक रहे हैं, तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वैसी कंपनी भी इसमें इंक्लूड है कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट ईदर फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ओके, तो नीचे एक चार्ट दिया गया हम लोग को, एक छोटा सा चार्ट है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कौन कर सकते हैं. फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर से कौन लोग एक्सेप्ट डिपॉजिट कर सकते हैं. प्राइवेट कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल कंपनी नहीं है वो भी कर सकती है, और एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी कर सकती है. अब ये एलिजिबल कंपनी क्या है ये तो हम लोग आगे चैप्टर में देखने ही वाले हैं. तो ये 3 टाइप्स की कंपनी मेंबर से, अपने खुद के कंपनी के अंदर के मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा पब्लिक से कौन लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट. तो फर्स्ट इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, मतलब
पब्लिक से सिर्फ दो ही टाइप की कंपनी एक्सेप्ट कर सकते, गवर्नमेंट कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ये दो कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी एंड एलिजिबल कंपनी। ओके, तो अभी नीचे देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोगों से अपने मेंबर से ही पैसे ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए एज अ लोन। ओके, पब्लिक कंपनी लेकिन अदर देन पब्लिक कंपनी, सो दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर, मतलब कंपनी के अंदर से ही उन लोग पैसा रेज कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी, पहले वो देख लेते होते क्या है। दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, इन लोग मेंबर से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, पब्लिक से भी कर सकते हैं। और ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। अ कंपनी हुज नेट वर्थ इज नॉट लेस देन 100 करोड़, कंपनी का नेट वर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, उसको वो पब्लिक कैटेगरी में, एलिजिबल पब्लिक कंपनी के कैटेगरी में आते हैं। नाउ व्हाट इज नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब कंपनी का जो भी पेड अप कैपिटल है, ठीक है ना, जो भी पेड अप कैपिटल है, जितना पैसा उनको कैपिटल के रूप में मिल चुका है, प्लस उसमें जो भी उनके फ्री रिजर्व है, यानी कि प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके जो भी उनने रिजर्व्स बनाया है वो, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उनके जो भी शेयर्स बेचे उस पर जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है वो, माइनस उसमें से जो भी कंपनी के आज तक के लॉसेस है उसको लेस करके जो भी अमाउंट आता है वो, उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्थ। ठीक है ना। नेक्स्ट और, तो ये एक पॉइंट है एलिजिबल पब्लिक करने के लिए। या फिर और, turnover of not less than 500 crores and which has obtained prior approval of its shareholder through special resolution for accepting public dividend. So turnover of the company should not be less than 500 crore. Turnover means sale, ठीक है ना, सेल, कंपनी जो भी फील्ड में है वो कम से कम वो सेल करके 500 करोड़ से तो ज़्यादा ही कमाना चाहिए, और वो कमाने के बाद भी, सेल करने के बाद भी अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर कंपनी सेटिस्फाई होती है तो मतलब वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी के कैटेगरी में है। ओके, so next point is terms and condition for acceptance of deposit. So first amount of deposit, कितना deposit accept कर सकते हैं कोई भी कंपनी, different types के कंपनी कितना deposit accept कर सकते हैं। तो पहला है private company. So private company can accept deposit from its member or director or relative of directors not more than 100% of its aggregate of paid up share capital and free reserves. ठीक है ना। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी हमने पहले ही पढ़ लिया, सिर्फ मेंबर से ही उन लोग पैसा दैट इज डिपॉजिट रेज कर सकते हैं, वो भी कितना 100% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो यानी कि अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ और फ्री रिजर्व दैट इज जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व कंपनी के हैं जो कि प्रॉफिट से बनता है, अदर फ्री रिजर्व कंपनी के हैं 50 लाख रुपए, दैट इज 1 करोड़ प्लस 50 लाख इज इक्वल टू 1.5 करोड़। तो अगर कंपनी के पास 1.5 करोड़ का है तो सिर्फ कंपनी इतना ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, इससे ज़्यादा डिपॉजिट अपने मेंबर से नहीं ले सकते। हाउएवर सर्टेन क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनी एज स्पेसिफाइड बाय कंपनीज एक्ट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। लेकिन सर्टेन कंपनीज है जिसको कंपनीज एक्ट खुद परमिशन देता है कि जाओ चाहिए तो 100% से भी ज़्यादा तुम लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, next is public company and that too other than eligible company. So this company, that is public company and who are not in the category of eligible company, can accept deposit from its member of such amount together with previous deposit exceeds 25% of the aggregate paid up share capital and free reserves of the company. तो अगर पब्लिक कंपनी है लेकिन एलिजिबल कंपनी नहीं है तो अभी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लस अगर कंपनी ने पहले ही कोई डिपॉजिट इशू करके रखा है तो वो दोनों मिला के 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से बात करते हैं, अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल है 75 लाख रुपीज़ और कंपनी का फ्री रिजर्व है 25 लाख रुपीज़, मतलब कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व मिला के हो गया 1 करोड़, और कंपनी ने पहले भी कभी इशू कर दिया है डिपॉजिट और अब कंपनी वापस से डिपॉजिट रेज कर रही है, तो कंपनी का उसको 25% दैट इज 25 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती। और कंपनी ने पहले भी डिपॉजिट इशू किया है 20 लाख का फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और कंपनी का एलिजिबिलिटी है 25 लाख का, मतलब कंपनी अभी सिर्फ 5 लाख का ही डिपॉजिट रेज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो उसमें दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया गया है, मेंबर से कितना ले सकते हैं और पब्लिक से कितना ले सकते हैं। सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी
cannot accept fresh deposits if the amount of such deposits together with the previous deposits exceeds 10% of aggregate of paid up capital and free reserves. ठीक है ना, तो अगर कंपनी ने पहले से भी डिपॉजिट इशू करके रखा है और अभी फिर से डिपॉजिट रेज कर रही है तो 10% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं ले सकते अपने मेंबर से. और पब्लिक से कितना है, तो पब्लिक से भी वैसा ही कुछ कंडीशन है, बट वो 10% की जगह 25% हो जाता है. फ्रॉम पब्लिक कैनॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट्स टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट्स एक्सिस 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. ठीक है ना. नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी. सो गवर्नमेंट कंपनी कभी भी अपने मेंबर से या पब्लिक से, फ्रॉम पब्लिक कैनॉट एक्सीड 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. तो कंपनी का जितने भी पेड अप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व्स मिलाने के बाद जो भी पैसा आता है उसका 35% से ज़्यादा कभी भी गवर्नमेंट कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड और टेन्योर ऑफ डिपॉजिट. कोई भी कंपनी कितने टाइम के लिए डिपॉजिट पब्लिक से लेके या अपने मेंबर से लेके अपने पास रख के यूज़ कर सकती है उन पैसों को. तो हमने पहले भी पढ़ा था डिपॉजिट इज़ अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन. ठीक है ना. तो कंपनी जो भी डिपॉजिट इशू करती है वो कम से कम 6 महीने के लिए लेती है एंड मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए लेती है. तो डिपॉजिट कभी भी 6 महीने से पहले रीपे नहीं किया जाता है, 36 मंथ्स के बाद रीपे नहीं किया जाता है. ठीक है ना. कोई भी डिपॉजिट 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स के लिए लिया जाता है. लेकिन अगर कोई स्पेशल कंडीशन है, अगर कंपनी को जल्दी में पैसा चाहिए डिपॉजिट्स के रूप में, ठीक है ना, कंपनी को जल्दी से अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करने का है, अभी इस वक्त कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो कंपनी डिपॉजिट ले सकती है और रीपे भी कर सकती है, वापस से दे भी सकती है मेंबर को या पब्लिक को 6 मंथ से भी जल्दी, बट नॉट मोर देन 3 मंथ्स. ठीक है ना. तो कंपनी एक्ट कहता है इफ कंपनी वांट्स मनी इन अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ अ स्पेशल नीड, सो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द रीपेमेंट अर्लियर देन 6 मंथ बट नॉट मोर देन 3 मंथ. तो 6 महीने से पहले भी हम लोग डिपॉजिट रीपे कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने से पहले नहीं. ठीक है ना. वो भी स्पेशल कंडीशन में, वो भी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. ओके. एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, कभी कभी एक और सिचुएशन होता है कि डिपॉजिटर बोलता है नहीं, मैंने जो भी डिपॉजिट कंपनी में डाला है मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए. सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर कंपनी मेक्स प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स. ओके. कंपनी में ऑल्सो रिन्यू इट्स डिपॉजिट विद द सेम टर्म्स एंड इशू इट विल कंसिडर एज फ्री डिपॉजिट. ये लाइन का मतलब होता है कंपनी, अगर कंपनी को वापस से डिपॉजिट रिन्यू, दैट इज वापस से रेज करने का, तो कंपनी विद द सेम कंडीशन जो प्रीवियस टाइम पे उन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे, वही सेम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वापस से अपने डिपॉजिट रिन्यू कर सकते हैं और उस नए डिपॉजिट को नया दैट इज फ्रेश डिपॉजिट्स माना जाएगा. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज नो डिमांड डिपॉजिट्स. कभी भी कंपनी ऐसे डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकती जब डिपॉजिटर बोलेगा नहीं मुझे ऑन डिमांड मेरे पैसे चाहिए. तो इस तरीके के डिमांड डिपॉजिट्स कभी भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है. एक टाइम स्पेसिफाई किया जाता है बाय कंपनी दैट योर डिपॉजिट विल बी पेड ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ओनली. Okay. Next point is secured or unsecured deposit. So first of all, it depends upon the company what kind of deposit company is asking for, whether it is secured or unsecured. It should be clearly mentioned on the advertising paper or the circular through which the company is inviting deposits. ठीक है ना. जिस भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे उस पर क्लियरली मेंशन करना चाहिए whether the deposit is secured or unsecured. Okay. And if the company is offering secured deposit, मतलब कंपनी secured मतलब तुम्हारे पैसे कभी भी डूबेंगे नहीं, secured है मतलब अगर कल का कंपनी डूब भी गई तो भी तुम्हारे पैसे तुमको वापस मिल जाएंगे. सो कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल असेट विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. तो हम लोग को अभी तक पता चल ही गया रहेगा क्रिएट अ चार्ज का मीनिंग क्या है. हम लोग ने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था. कंपनी को 30 दिन के अंदर कोई भी कंपनी के टेंजिबल असेट्स के ऊपर चार्ज, यानी कि उसको कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गिरवी रख के एक पैसा साइड में रखना रहता है जितने भी पैसे का डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, ताकि कल का कंपनी डूब गई तो जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है उनके पैसे ना डूबे. ओके. Next point is application form. So company has to provide application form to every depositor who is asking for application form in order to deposit their money into the company. Okay. And जो भी deposit कर रहे हैं पैसा अपने कंपनी, that is depositor has to declare by themselves that जो भी money उन लोग पैसा कंपनी में deposit कर रहे हैं वो किसी और से मांग के नहीं deposit कर रहे बल्कि उन लोग खुद का ही पैसा deposit कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट इज जॉइंट नेम. सो कंपनी कभी कभी जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट होता है उसी तरह से कभी कभी 2-3 लोग मिलकर जॉइंट नेम के साथ डिपॉजिट करते हैं अपने पैसा कंपनी में. सो कंपनी बोलते हैं हाँ हम लोग जॉइंट नेम के साथ भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने को तैयार है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 3 नेम्स. ठीक है ना. 3 जन को साथ में जॉइंट करके हम लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करने को तैयार है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 3 एट अ टाइम. ओके. नेक्स्ट इज नॉमिनेशन. तो जिस तरीके से हम लोग बैंक अकाउंट में भी एक नॉमिनी को रखते हैं कि इन केस अगर मेरी डेथ हो गई तो ये सारा पैसा ये सारा कुछ जो भी
मेरे नाम ही किसको मिलेगा, बराबर। तो डिपॉजिट में भी ऐसा ही होता है, डिपॉजिट जो भी पैसा हम लोग डिपॉजिट करते थे हम एक नॉमिनी को भी मेंशन करते हैं, एंड उन इन केस अगर डेथ हो गई डिपॉजिटर की तो ये सारा पैसा उस नॉमिनेटेड मेंबर को मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। सो कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स या पब्लिक को डिपॉजिट्स के लिए बुलाना चाहती है तो उन्हें सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट प्रिंट या पब्लिश करने की जरूरत रहती है। सो इफ अ कंपनी इज आस्किंग डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, अ कंपनी नीड्स अ सर्कुलर, एंड इफ इट्स आस्किंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इट नीड्स एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है ना। तो सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट्स क्या रहते हैं, उसके अंदर क्या रहते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इज द स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है मार्केट के अंदर, क्या पोजीशन, अभी कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, वो सब उसमें बताया जाता है। ओके, ताकि डिपॉजिटर के सामने सभी ट्रांसपेरेंट काम होना चाहिए, कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए उनसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स ऑफ फ्रेश इशू। कितना जो भी डिपॉजिट्स हम लोग इशू करने वाले, कितना सिक्योर्ड डिपॉजिट्स होने वाला है, कितना अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स होने वाला है, और आपका जो डिपॉजिट रहेगा वो किस कैटेगरी में होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, एवरी कंपनी नीड्स टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, नॉट एवरी कंपनी, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी नीड्स टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये क्या होता है, हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था। तो हर एलिजिबल पब्लिक कंपनी को, अभी एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन है ये भी हमने पहले देख चुका है, तो हर एलिजिबल पब्लिक कंपनी को एक क्रेडिट ऑब्टेन करना रहता है। ओके, उसके बाद डिटेल्स ऑफ द स्कीम और डिपॉजिट किस तरीके से, कितने वैलिडिटी के लिए कितना डिपॉजिट, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देंगे तो कितना, क्या वो सब बताना रहता है। नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज, ट्रस्टीज कौन होते हैं ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर नहीं तो इस चैप्टर में भी आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा उसी पे और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ओके, अमाउंट ऑफ ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट। अगर कंपनी ने पहले भी कभी किसी से कोई डिपॉजिट्स लिया है तो उसका डिपॉजिट्स कितना पैसा अभी भी कंपनी को देना बाकी है, तो ये सब के बारे में होना चाहिए सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, every company has to register their circular or advertisement with the registrar of company. Okay, and that circular or advertisement should be signed by all the directors of the company. जितने भी डायरेक्टर रहेंगे कंपनी को, सभी लोगों को उसको साइन करके ही हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज इशू ऑफ सर्कुलर, क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट को। सो 30 डेज होने के बाद, जब से हम लोग ने उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, कंपनी के पास हम लोग ने रजिस्टर किया, उसके 30 डेज हो जाने के बाद ही हम लोग सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट को सर्कुलेट कर सकते हैं या किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड कंपनी कैन ऑल्सो सेंड द सर्कुलर थ्रू टू द मेंबर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल ऑल्सो। ओके, एंड फॉर इन्वाइटिंग पब्लिक, अगर पब्लिक को देने तो हम लोग को पब्लिश करना पड़ता है अपना एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में। वन, इट हैज टू बी इन द इंग्लिश न्यूज़पेपर, और उसके अलावा कोई वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी हम लोग को पब्लिश करना है। वर्नाकुलर मतलब जिस एरिया में हमारी कंपनी, उसके लोकल लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई कंपनी सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, सो वन आई हैव टू पब्लिश इन English newspaper and one in vernacular, that is in Marathi newspaper also. Next is validity, कब तक ये मेरा वैलिड रहेगा सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। सो 6 मंथ मेरा वैलिडिटी रहेगा, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज इशूड और डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग वाज हेल्ड, विच एवर इज अर्लियर। तो समझो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर हमेशा खत्म होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 6 महीने तक वो वैलिड रहेगा मेरा सर्कुलर। और या तो एजीएम कब होने वाला मेरी कंपनी का, एनुअल जनरल मीटिंग, हर कंपनी का एक साल में बड़ा मीटिंग होता है, वो मीटिंग या तो मीटिंग के दिन या तो 6 महीना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगा उस दिन मेरा सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट एक्सपायर हो जाएगा। ओके, उस दिन तक वो वैलिड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। सो एवरी एलिजिबल कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर देन वन डिबेंचर ट्रस्टी इफ दे आर आस्किंग फॉर डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द मेंबर्स। ओके, अभी डिबेंचर ट्रस्टी का काम रहता है, इनका काम रहता है डिपॉजिट्स को संभाल के रखना। डिपॉजिटर्स के अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कंपनी से रिलेटेड तो उनको कंपनी तक पहुंचाना। इट मीन्स डिपॉजिट ट्रस्टी acts as a mediator, acts as a medium between the depositor and debenture and the company. Okay, so कंपनी क्या करती है, कंपनी हमेशा एक डीड साइन करवाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लेती है डिपॉजिट ट्रस्टी से, विच इज नोन एज ट्रस्ट डीड्स। ओके, एंड दिस डीड हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 days बिफोर द इशूइंग ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट। 7 दिन पहले ही एडवर्टाइजमेंट इशू करने से पहले कंपनी को ये ट्रस्ट डीड साइन करवा के ले लेना चाहिए, अपने पास रख लेना चाहिए। ओके, सो डिबेंचर ट्रस्टी अपने मन से इफ दे आर फाइंडिंग समथिंग डिस्क्रिपेंसी, समथिंग रॉन्ग, दे कैन कॉल मीटिंग ऑन देयर ओन, खुद के मर्जी से मीटिंग बुला सकते हैं, या फिर अगर 1/10
ऑफ द डिपॉजिटर आस्किंग फॉर द मीटिंग, तब भी वो बुला सकते हैं। एंड व्हेन अ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग डिपॉजिट, अगर कंपनी अपना डिपॉजिट वापस रिटर्न अपने डिपॉजिटर्स को नहीं दे रहे, देन कंपनी कैन देन डिपॉजिट ट्रस्टी कैन आस्क फॉर अ मीटिंग ईदर ऑन इट्स ओन और इफ द 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर, यानी कि 1/10% दैट इज 10% डिपॉजिटर खुद बोल रहे नहीं एक मीटिंग बुलानी चाहिए, तो तब भी उन लोग मीटिंग बुला सकते हैं। ओके, so next point is create a charge on the assets. So every company who is accepting secure deposits from the public 30 डेज के अंदर अपने टेंजिबल असेट्स पे चार्ज क्रिएट करना रहता है, यानी कि उसको इन हिंदी में हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, उसको कहीं पे गिरवी रखकर उसके हम लोग को अपने डिपॉजिट्स को सिक्योर करना रखता है। मतलब हम लोग अपने कुछ असेट्स साइड में रखेंगे, डिपॉजिट ट्रस्टी के नाम पे करेंगे और कहेंगे इन केस इफ आई एम नॉट कैपेबल ऑफ रीपेइंग यू योर डिपॉजिट्स, देन ये असेट को बेच के आप अपने पैसे ले सकते हो। ठीक है, उसको इन शॉर्ट हम लोग ऐसा सिंपल टर्म्स पे कह सकते हैं, चार्ज हो रहा है, चार्ज क्रिएट कर रहे हैं हम अपने असेट के ऊपर। ठीक है ना, तो अब कितने अमाउंट का चार्ज क्रिएट करना रहता है, तो कंपनी एक्ट कहती है कि जितने अमाउंट का डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया, कंपनी ने एक्सेप्ट किया, उतने अमाउंट का ही चार्ज क्रिएट करना रहता है। एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू अमाउंट नॉट कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो हम लोग जितने का भी डिपॉजिट लेते तो उसका इंश्योरेंस भी लेते कुछ अमाउंट का बराबर, तो जितने अमाउंट का इंश्योरेंस है उतना ठीक है, जितने अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं उतने का तो कम से कम आपको चार्ज क्रिएट करना ही पड़ेगा आपके असेट के ऊपर। ओके, next point is deposit insurance. So every company needs to take deposit insurance at least 30 days before issue of circular or advertisement. लेकिन किसके लिए हमको deposit insurance की जरूरत पड़ती है? ओके, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस, कोई भी डिपॉजिटर का अगर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट उसमें प्लस इंटरेस्ट भी ऐड करे तो 20,000 से ऊपर होता है, तो उसके लिए हमको डिपॉजिट इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, और कंपनी को लेना रहता है। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग नेक्स्ट पॉइंट है। सो एवरी कंपनी हु इज इशूइंग डिपॉजिट दैट इज उसको एक क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना रहता है फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड दैट रेटिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। ओके, रेटिंग कैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फाइन करती है, उसमें उन लोग कुछ चीज कंसिडर करते हैं, जैसे कि नेटवर्थ ऑफ द कंपनी क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन, अगर कंपनी कल को डूब गई तो कंपनी के पास क्या बचेगा, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। एबिलिटी टू रीपे डिपॉजिट ऑन टाइम, क्या है कंपनी का कैपेबिलिटी, कैपेबल है कंपनी वापस से वो डिपॉजिट रीपे करने को, और उसी के हिसाब से कंपनी रेटिंग देती है। ओके, रेटिंग शाल बी ऑब्टेन एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, जितने टर्म के लिए भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया कंपनी ने हर साल, तो उनको रेटिंग लेनी पड़ती है। Now, every company who has accepted deposit has to open a separate account with the name Deposit Repayment Reserve Account. Okay, और हर साल 30 अप्रैल या उससे पहले जो डिपॉजिट इस साल मैच्योर हो रहे प्लस जो डिपॉजिट्स अगले साल मैच्योर हो रहे उसके एटलीस्ट 15% अमाउंट उस डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में हमको रखना रहता है। ओके, जो डिपॉजिट इस साल मैच्योर हो रहा है, मतलब जिसका पैसा हमको इस साल चुकाने का है प्लस जिसका पैसा हमको अगले साल चुकाने का, उन दोनों को ऐड करके उसका एटलीस्ट 15% अमाउंट हम लोग को डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में रखना रहता है। एंड दिस अकाउंट कैन बी यूज ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिपॉजिट रिसीट। तो एक रिसीट हर मेंबर को, हर पब्लिक को देना रहता है जिन्होंने अपने पैसे डिपॉजिट किए कंपनी के अंदर, एंड इट शुड इशू डिपॉजिट रिसीट विद इन 21 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ मनी और फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ चेक। जब से हमको पैसा मिल जाता है उसके 21 दिन के अंदर हमें मेंबर या पब्लिक को डिपॉजिट रिसीट्स देना रहता है। द रिसीट हैज टू बी साइंड बाय द ऑफिसर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्पेशल एक मेंबर को अपॉइंट करते हैं कि जो उस डिपॉजिट रिसीट पे साइन करेगा, और उसकी ही साइन चलती है डिपॉजिट रिसीट पे। और डिपॉजिट रिसीट पे क्या रहते हैं, उस पे रहता है नाम डिपॉजिटर का, एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर, कितना अमाउंट का डिपॉजिट किया, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कब मिलेगा, और उसको रीपेमेंट हम लोग कौन से दिन को देने वाले हैं, वो सब डिपॉजिट रिसीट पे होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। सो हर कंपनी जिन्होंने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उनको एक स्पेशल रजिस्टर मेंटेन करना रहता है सिर्फ डिपॉजिट से रिलेटेड, या और वो डिपॉजिट उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रहता है। ठीक है ना, उसमें क्या रहता है, द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिटर शुड बी एंटर इन द रजिस्टर्ड ऑफ डिपॉजिट। और वो कब एंट्री करना रहता है, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स। तो डिपॉजिट रिसीट्स उनको देने के 7 दिन के अंदर ही अंदर उनके डिपॉजिट रिसीट्स में एंट्री भी करना रहता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। सो हर कंपनी को 30 जून या उससे पहले विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स में होता क्या है, सो इट गिव्स डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। तो उस साल 31 मार्च तक डिपॉजिट्स के क्या स्टैटिस्टिक्स है वो कंपनी में, वो सब के डिटेल्स बताते हैं हमको रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स में। Okay, it is a kind of income tax return. Next point is interest. So company रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन कहता
रहता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द गाइडलाइन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कितना सबसे मैक्सिमम रहेगा. बट इन केस इफ द कंपनी इज प्री मैच्योरिंग इज रीपेइंग डिपॉजिट प्री मैच्योरली, देखिए मतलब डिपॉजिट का टाइम होने से पहले ही हम लोग डिपॉजिट रीपे कर रहे हैं, तो कंपनी 1% इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हैं. इन केस मतलब एग्जांपल से बात करूं तो अगर कंपनी 10% इंटरेस्ट दे रही है बट कंपनी डिपॉजिटर को पैसा जल्दी चाहिए तो हम लोग प्री मैच्योरली उसे पे कर रहे हैं, तो हम लोग 1% इंटरेस्ट उसमें से डिडक्ट करेंगे, दैट इज हम लोग उसको 9% ही पे करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है ना. एंड फॉर डिपॉजिट मैच्योर्ड एंड क्लेम्ड बट ओनली रिमेन्स अनपेड, मतलब जो डिपॉजिट मेरे पास मैच्योर हो चुका है, ओके, बट कंपनी उसको पे नहीं की है, कंपनी के पास ही अभी भी पैसा है, क्योंकि उसे कंपनी का हो सकता है कोई भी रीजन की वजह से उसे पे नहीं कर पाए, तो कंपनी पे पेनल्टी रखता है एट द रेट ऑफ 18% फॉर द ओवर ड्यू पीरियड. जितने पीरियड के लिए कंपनी के पास वो पैसा है उतने पीरियड के लिए 18% का पीनल रेट दैट इज चार्जेस कंपनी को लगते हैं. ओके. So next point is right to alter the terms and conditions. So company cannot either directly or indirectly alter the terms and condition of deposit. कभी भी साइन होने के बाद अगर कंपनी ने डिपॉजिट के कंडीशन साइन कर ले, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड साइन कर ले, डिपॉजिट इंश्योरेंस एक बार साइन हो गया, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश हो गए या दे चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो उसको कभी भी ऑल्टर कभी भी चेंज कंपनी नहीं कर सकती है. ओके, अब वो ही चलते रहेगा. Next point is disclosure in financial statement. So every company has to disclose in its financial statement by way of notes the money received from directors, ठीक है ना, और relatives of directors in case of a in a case of a private company. तो private company में director से जितना पैसा deposit accept हुआ है या फिर deposit relative of director से कितना पैसा deposit accept हुआ है, ये सब हमको अपने financial statement में बताना रहता है. Next is punishment. So as per the Companies Act, an officer who is in default for contravention of the provision of the act is punishable for fraud. तो डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी एक्ट का अगर कोई भी कॉन्ट्रावेन करता है यानी अपोज में काम करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो उसे फ्रॉड के अंदर पनिश किया जाता है हर ऑफिसर ऑफ द कंपनी को. ओके, वो कोई भी हो, मालिक हो या कोई भी हो. सो द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1999 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर. तो महाराष्ट्र के अंदर एक अलग से कानून है, कंपनीज एक्ट के अंदर का तो कानून वो अलग ही बात है, लेकिन महाराष्ट्र का खुद का भी एक एक्ट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स. ओके, कंपनीज इन महाराष्ट्र विल बी पनिश फॉर कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो. तो कंपनी जो महाराष्ट्र के अंदर परफॉर्म करती है उनको कंपनीज एक्ट के अंदर तो पनिशमेंट मिलेगा ही, पेनल्टी लगेगी, उनके साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर का जो लॉ है उसी के उनके अंदर भी उनको पेनल्टी. इसके लिए कोई भी फ्रॉड हमें नहीं करना चाहिए रिलेटेड टू डिपॉजिट्स. ओके, सो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. ओके, एंड उसी के साथ साथ जो उसका अगला पॉइंट है दैट इज प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर. ये दो पॉइंट इस साल के बोर्ड्स में आपको नहीं पूछने वाले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले. सो मैं ये अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ. एक बार हम लोग क्लास में मिलेंगे तो मैं श्योरली इसे समझाऊंगा आपको क्या है इसके अंदर के पॉइंट्स, बट इस वक्त मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. आई होप सब समझा होगा, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है. ओके, थैंक यू वेरी मच.